प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर, और आज हम मार्क्स के अगले सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पूर्व सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या जो समाजवाद की जो भौतिक व्याख्या को समझाने का प्रयास मार्क्स ने किया, उसको समझने का प्रयास हमने पिछले सिद्धांत में किया। आज नए सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत पर आधारित है या इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मार्क्स का भौतिक से तात्पर्य मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों से हैं, अर्थव्यवस्था से हैं, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी मार्क्स के इतिहास के भौतिक व्याख्या के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इस दर्शन के अनुकूल है, इस विचार के अनुकूल है कि दर्शन का मुख्य कार्य अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलना है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था, कष्टकारी व्यवस्था को बदल करके उसके स्थान पर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना ही दर्शन का उद्देश्य है। ये इस सिद्धांत का मूल ध्येय है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष की जो उत्पत्ति है उसका मूल कारण निजी संपत्ति की व्यवस्था है। निजी संपत्ति की व्यवस्था, और निजी संपत्ति की व्यवस्था के कारण समाज दो वर्गों में हमेशा से बटा हुआ है या हमेशा से बट जाता है। निजी संपत्ति के कारण दो सामाजिक समूहन होते हैं जिन्हें मार्क्स के शब्दों में क्रमशः शोषक और शोषित कहा गया है। शोषक और शोषित, हैव्स और हैव नॉट्स, हैव्स और हैव नॉट्स, संपन्न और विपन्न। सामान्य शब्दों में हम इनको यूँ भी व्यक्त कर सकते हैं कि संपन्न और विपन्न। संपन्न वो हैं जिनका आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार है, उत्पादन के संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, और हैव नॉट्स विपन्न वो हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है या जिनका आर्थिक संसाधनों पर अधिकार नहीं है। संपन्न वर्ग क्रमशः शोषक वर्ग की भूमिका निभाता है और विपन्न वर्ग जो है शोषित वर्ग के रूप में आ जाता है। शोषित वर्ग उत्पादन के लिए हमेशा शोषक वर्ग के संसाधनों पर निर्भर करता है, और शोषक वर्ग शोषित वर्ग के श्रम का बड़ा हिस्सा जो अपने लाभ के रूप में जो उसे रख लेता है। इस प्रकार शोषक और शोषित वर्ग का निर्माण निजी संपत्ति के कारण से होता है, और समाज में हमेशा दो वर्ग बने रहते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स के शब्दों में हैव्स और हैव नॉट्स जिनको कहा गया है, और क्रमशः इन दोनों वर्गों में संघर्ष प्रारंभ होता है, और ये संघर्ष बढ़ते बढ़ते तीव्र रूप धारण कर लेता है, जिसको ही आगे चल के मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष कहते हैं। इन दोनों वर्गों का संघर्ष ही आगे चल करके वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आता है, और मार्क्स इसको अवश्यंभावी भी मानते हैं। वर्ग संघर्ष होना अवश्यंभावी है, ऐसा मार्क्स का विचार है, क्योंकि सामान्यतः इसकी अंतिम परिणति खूनी क्रांति में इसका समापन होता है। अंतिम परिणति खूनी संघर्ष में, खूनी क्रांति में होती है, और यही मार्क्स का अल्टीमेट भी है, क्योंकि इसके द्वारा ही मार्क्स अन्यायकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बदल करके उसके स्थान पर एक न्यायपूर्ण समतामूलक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो मार्क्स का ये अल्टीमेट है, इसको वो अचीव भी करना चाहते हैं, और उसके लिए वर्ग संघर्ष को वो एक क्रांति के एक साधन के रूप में देखते हैं, जिसकी उत्पत्ति समाज की आर्थिक असमानता से होती है, शोषक और शोषित वर्ग बन जाने से होती है,
और इतिहास के अब तक मानव समाज के ज्ञात इतिहासों से मार्क्स इस बात को उद्धृत करना चाहते हैं कि हमेशा से समाज में दो समूह बने रहे हैं। मार्क्स का तात्पर्य सामाजिक समूह में किसी प्रकार भाषाई, धार्मिक या जातीय समूहन को लेकर के नहीं है, बल्कि आर्थिक समूहन को लेकर के हैं, और ये समूहन हमेशा से सभी प्रकार के ज्ञात समाजों में बने हैं। इतिहास के आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में इतिहास का जो विवरण हम देखेंगे, जिसका जिक्र हम अगली कक्षाओं में करेंगे, वहाँ पर प्रिमिटिव एज ऑफ कम्युनिज्म के बाद में, आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद में तीन जो अवस्थाएं समाज की बनती हैं, क्रमशः दास अवस्था है, सामंत अवस्था है, पूंजीवादी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में ही समाज बटा हुआ दिखाई देता है, और ये जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था को बदल करके निश्चित रूप से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहती है। इसके विशेषताओं का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। विशेषताएं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जैसे कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। वर्ग संघर्ष आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। जैसा कि हमने परिचय में कहा कि सामाजिक समूहन दो वर्गों में होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स के रूप में, मार्क्स के अकॉर्डिंग शोषक और शोषित वर्ग के रूप में, संपन्न और विपन्न के रूप में, और क्रमशः इन दोनों वर्गों में कहीं न कहीं प्रकट रूप से या गुप्त रूप से एक आर्थिक द्वंद्व उभरता रहता है, आर्थिक द्वंद्व चलता रहता है, जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आती है। जिसकी बाहरी जो अभिव्यक्ति है वो वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आती है। निजी संपत्ति की व्यवस्था के कारण जो है दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में आर्थिक द्वंद्व दिखाई पड़ता है, और मोटे तौर पर शोषक और शोषित वर्ग समाज में बन जाते हैं। शोषक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व हो जाता है, किंतु शोषित वर्ग गरीब होता है, उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार नहीं होता है। शोषित वर्ग उत्पादन के लिए श्रम करता है और शोषक वर्ग इसके श्रम के लाभ को हड़प जाता है, और इस प्रकार समाज में परस्पर विरोधी आर्थिक हितों वाले दो वर्ग बन जाते हैं, जिन वर्गों में आर्थिक संघर्ष होना अवश्यंभावी हो जाता है। और इन वर्गों का जो आर्थिक द्वंद्व है प्रारंभ में सीमित रूप से होता है, प्रारंभ में हो सकता है गुप्त रूप से भी हो, लेकिन क्रमशः ये प्रकट रूप से सामने आने लगता है, और इसकी अंतिम जो परिणति है वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आती है। तो निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष जो है मानव समाज में पाए जाने वाले आर्थिक द्वंद्व की बाहरी अभिव्यक्ति हैं, या यूँ कहें कि उस आर्थिक द्वंद्व की चरम परिणति भी है, क्योंकि वह प्रारंभ में प्रकट भी हो सकता है या गुप्त भी हो सकता है, प्रारंभ में सीमित भी हो सकता है, लेकिन अंत में असीमित और अवश्यंभावी वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आता है। और इसका जो मुख्य कारण है वो सभी प्रकार के समाजों में, जैसा कि आदिम जो दास अवस्था का समाज है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद समाज की मुख्य तीन अवस्थाएं इतिहास के उदाहरणों से मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया है, जिसमें दास अवस्था, सामंती अवस्था और उसके बाद में पूंजीवादी अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में उत्पादन के साधनों, जिनको मार्क्स भौतिक कारक भी कहते हैं, भौतिक कारक, उत्पादन के साधन या उपादान के कारक भी इन्होंने कहा है, उपादान के कारक। सरल शब्दों में हम कहें कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, इन कारकों में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होगा। परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन
का कारण। तो इस प्रकार आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति के रूप में वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। दूसरा जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का विवरण है। इतिहास वर्ग संघर्ष का विवरण है। इतिहास वर्ग संघर्ष का विवरण है। मार्क्स से पूर्व मानव इतिहास को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, किंतु इन सभी सिद्धांतों का खंडन मार्क्स ने किया और बताया कि इतिहास को समझने की कुंजी वर्ग संघर्ष है। मार्क्स का कथन है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से विरोध करते हैं। यह संघर्ष बिना किसी विराम के लगातार चलता रहता है या लगातार हो रहा होता है। हर बार इस संघर्ष का अंत संघर्षशील समाजों के विनाश के रूप में हुआ है या फिर सामाजिक पुनर्गठन के रूप में हुआ है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि इतिहास को समझना है तो वर्ग संघर्ष को समझना होगा, और इतिहास को समझने की असली कुंजी वर्ग संघर्ष ही है, क्योंकि इतिहास में जिस प्रकार के मानव समाज का, सभ्यता का या मानव समाज की अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण हुआ है, उसमें निश्चित रूप से इन दो वर्गों का ही योगदान है। जैसे जैसे उपादान के कारकों में परिवर्तन आते हैं, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं। अतः संपूर्ण इतिहास का निर्माण भी इस आर्थिक द्वंद्व के कारण ही होता है, या इतिहास का जो परिवर्तन है उसको भी इस आर्थिक द्वंद्व के द्वारा ही समझाया जा सकता है, जो कि मार्क्स के शब्दों में वर्ग संघर्ष के आधार पर दिखाई देता है। सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। सैद्धांतिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण, जैसा कि हमने यहाँ पर जिक्र किया कि उपादान के साधनों में, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आना सामाजिक परिवर्तन का सैद्धांतिक कारक है। लेकिन मार्क्स इससे आगे ये भी कहते हैं कि इस सैद्धांतिक कारण के साथ में उसमें मानवीय परिवर्तनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मानवीय परिवर्तन के बिना उपादान के साधन भी जो है उस व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते या उस सामाजिक परिवर्तन का कारक या आधार नहीं बन सकते, जैसा कि मार्क्स कहते हैं। तो मार्क्स यहाँ पर ये स्वीकार करते हैं कि उपादान के कारकों का परिवर्तन अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होता है और यही सामाजिक परिवर्तन का सैद्धांतिक कारण बनता है, परंतु इसके साथ ही इन परिवर्तनों में मानवीय प्रयासों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मानवीय प्रयासों की भी महत्वपूर्ण भूमिका इनमें होती है। जब उपादान के कारण में परिवर्तन आता है तो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, किंतु वर्ग संघर्ष के रूप में इसमें मानवीय परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये अवस्था परिवर्तन स्वतः ही नहीं होता है। वर्ग संघर्ष ही वह कारक हैं जो समाज के इन दोनों वर्गों के आर्थिक द्वंद्व को सामने लाता है और उसको सामने ला करके सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाता है। प्रारंभ में वर्ग संघर्ष प्रदर्शन, घेराव, धरना आदि के रूप में हो सकता है, सीमित हो सकता है, गुप्त हो सकता है, लेकिन अपने अंतिम परिणति के रूप में ये विशाल स्तर पर होता है, प्रकट रूप से होता है और एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांति ही नए समाज की दाई कहलाती हैं। वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांति का जो अंतिम परिणाम होता है वह एक नए समाज का कारक बनती है, नए समाज के परिवर्तन का आधार बनती है। इसलिए वर्ग संघर्ष में मानवीय परिवर्तन उपादान के साधनों के सैद्धांतिक परिवर्तन के साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या उसके व्यवहारिक कारक भी कह सकते हैं।
इसमें राज्य की भूमिका का भी विवरण है। वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका, वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका, वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका को मार्क्स नकारात्मक रूप से लेते हैं। सर्वप्रथम तो प्रश्न ये है कि मार्क्स राज्य को किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्स राज्य को एक बहुत ही भयानक बुराई के रूप में मानते हैं और किसी भी दृष्टिकोण से राज्य को उचित नहीं मानते हैं। मार्क्स का जो लास्ट अल्टीमेट है, मार्क्स का जो छठा व्यवस्था है, जिसमें उनका अंतिम विचार यही है कि वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना, क्लास लेस, स्टेट लेस सोसाइटी का निर्माण मार्क्स का लास्ट अल्टीमेट है। अर्थात मार्क्स के अंतिम उद्देश्य में राज्य को कोई जगह नहीं है। इस दृष्टिकोण से राज्य को लेकर के मार्क्स की विचारधारा नकारात्मक है और ये नकारात्मक विचार उनके वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका के रूप में भी दिखाई देते हैं। मार्क्स ये स्पष्ट करते हैं कि राज्य स्वयं एक वर्गीय संस्था है और ये वर्गीय संस्था शोषक वर्ग के हितों की संरक्षक होती है, क्योंकि राज्य का निर्माण ही शोषक वर्ग ने अपने हितों के लिए किया है और अपने हितों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही शोषक वर्ग राज्य के संसाधनों का प्रयोग करता है, राज्य के कानूनों का प्रयोग करता है और अपने हितों की सुरक्षा के लिए ही शोषक वर्ग जो हैं राज्य की आड़ लेता है, कानूनों की आड़ लेता है, राज्य की व्यवस्था या राज्य की जो विशेषताएं हैं उनका प्रयोग करके शोषित वर्ग को हमेशा दबाए रखना चाहता है। तो वर्ग संघर्ष में निश्चित रूप से मार्क्स के अनुसार राज्य की भूमिका नकारात्मक है और वह हमेशा शोषक वर्ग का पक्षधर रहा है, न कि शोषित वर्ग की सुरक्षा उसने की है। तो वर्ग संघर्ष में मार्क्स के अनुसार राज्य शोषित वर्ग का क्रूर दमन करता है और मार्क्स ये कहते हैं कि जब वर्ग संघर्ष द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होगा, समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी, तो पहली बार इतिहास में सर्वहारा के शासन की स्थापना होगी। अर्थात जो शोषित वर्ग हैं उसके द्वारा शासन की स्थापना की जाएगी, जिसे मार्क्स सर्वहारा का शासन कहते हैं। इसमें गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या अन्य शोषक वर्ग शामिल हैं, उनकी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका होंगी या वही शासन का निर्माण करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य भी शोषक वर्ग के बजाय शोषित वर्ग के हितों की रक्षा करने लगेगा, क्योंकि राज्य की व्यवस्था उन्हीं के हाथों में होंगी। और इस सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना वो कहते हैं शोषित वर्ग द्वारा राज्य सत्ता का प्रयोग शोषक वर्ग के अंत और उसके दमन के लिए किया जाएगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। तो इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में राज्य की बिल्कुल नकारात्मक भूमिका है। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के या सामाजिक जो इतिहास के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन की जो व्यवस्था मार्क्स के युग में चल रही है वह पूंजीवादी व्यवस्था है। और इस पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष किस रूप में होगा, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग की भूमिका, शोषक वर्ग की भूमिका निभाता है और शोषित वर्ग श्रमिक वर्ग की भूमिका निभाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में कई सारे दोष हैं जिसे नष्ट करके मार्क्स समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जैसे पूंजीपति द्वारा अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति होना, पूंजीपति द्वारा अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति होना, पूंजीपति द्वारा श्रमिकों के जो अधिकार है वो उनको नहीं दिया जाना, अधिकतम संसाधनों पर स्वयं का अधिकार बनाए रखना, पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट से उद्योगों का कमज़ोर होना या श्रमिकों की छटनी किया जाना,
उद्योगों में बदलते औद्योगिक परिवेश के कारण जो है बहुत सारे रोजगारों की कमी होना, ये कई सारी समस्याएं पूंजीवादी व्यवस्था में हैं, जिसके कारण से हमेशा शोषित वर्ग शोषित ही बना रहता है और शोषक वर्ग को अधिकतम लाभ प्राप्त होते रहता है। शोषक वर्ग एन प्रकारेण अपने लाभ को कम नहीं होने देता है, जबकि जो शोषित वर्ग है हैव नोट्स हैं, उनके लाभ के बजाय उनके जो दैनिक वेतन है, जो मजदूरी है, वो भी उनको समय पर नहीं मिल पाती है या इतनी नहीं मिल पाती है जिससे वे अपना जीवन निर्वहन कर सकें। तो पूंजीवादी व्यवस्था मार्क्स के अनुसार किसी भी दृष्टि से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है और इसको पूंजीवाद में खूनी संघर्ष क्रांति के रूप में वर्ग संघर्ष वो अनिवार्य मानते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सर्वहारा की विजय होंगी, पूंजीपति वर्ग का नाश होगा और सर्वहारा की विजय, ये दोनों ही घटनाएं मार्क्स अवश्यंभावी मानते हैं। उनमें से उनके जीवन काल में यहाँ तक सामाजिक परिवर्तन की अवस्था दृष्टिगत जो है पर हो चुकी है, किंतु आगे की जो दो अवस्थाएं सर्वहारा के शासन की स्थापना और पूंजीवाद का संपूर्ण विनाश की जो स्थितियां हैं वो अब तक नहीं आ पाई हैं। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, विशेषताएं हैं, वो मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष के लिए बताते हैं, लेकिन इसके बाद इसकी आलोचनाएं भी हैं। आलोचनाएं हैं। मार्क्स पूंजीवादी युग का एक समाजवादी चिंतक हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी युग का एक समाजवादी चिंतक हैं और उसने पूंजीवाद के चरम पर उसको नष्ट करके समाजवाद की स्थापना करने का बीड़ा उठाया है और इस दृष्टिकोण से मार्क्स के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में बहुत सारी अतिवादिताएं भी हैं और ये अतिवादिताएं ही मार्क्स द्वारा दिए गए सिद्धांतों की आलोचना का आधार बनते हैं, जिनमें से वर्ग संघर्ष की कुछ आलोचनाओं का विवरण हम यहाँ पर देखेंगे। इतिहास मात्र वर्ग संघर्ष का विवरण नहीं है, इतिहास मात्र वर्ग संघर्ष का विवरण नहीं है। मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ ये घोषित किया है कि इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने की कुंजी है, जबकि ऐसा मान लेने से इतिहास परिवर्तन में सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक कारक और मानवीय परिवर्तनों की भूमिका गौण हो जाती है या उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास मात्र वर्ग संघर्ष का विवरण नहीं है और इतिहास के महत्वपूर्ण संघर्षों के पीछे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक या मानवीय कारक, मानवीय प्रयासों के कारण छिपे हुए हैं जो संघर्ष को जन्म देते हैं और इतिहास में परिवर्तन लाते हैं। विकास में सहयोग और सामंजस्य का महत्व है। विकास का अर्थ यहाँ पर सामाजिक विकास है। विकास में सहयोग एवं सामंजस्य का महत्व है। मार्क्स अपने सिद्धांतों द्वारा ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास में परिवर्तन या समाज में परिवर्तन जो भी हुए हैं उनके पीछे आर्थिक उपादान के कारकों का योगदान है, वर्ग संघर्ष का योगदान है। अर्थात उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से वर्ग संघर्ष के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। इतिहास इस बात की व्याख्या करता है। मार्क्स का यही विचार है, किंतु हमेशा से देखा गया है कि सामाजिक विकास केवल मात्र इस पर आधारित नहीं है। मानव के द्वारा तुलनात्मक सहयोग, सामंजस्य की भूमिका इसमें अधिक स्थायी और अधिक महत्वपूर्ण है। वर्ग संघर्ष संबंधी मान्यता अपने आप में दोषयुक्त है। दोषयुक्त मान्यता है। मार्क्स ने समाज को मात्र दो आर्थिक वर्गों की धारणा स्वीकार की है, जबकि समाज में उच्च और निम्न आर्थिक वर्गों के अलावा मध्यम वर्ग भी होता है। मार्क्स कहते हैं कि यह स्थायी होता है और वास्तविकता यह है कि मध्यम वर्ग का अस्तित्व स्थायी रूप से बना हुआ है।
मार्क्स ने समाज में केवल 2 विरोधी आर्थिक वर्गों को महत्व दिया है, जबकि समाज में अनेक प्रभावशाली गैर आर्थिक वर्ग भी सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए धर्म, जाति, भाषा, राजनीति, संस्कृति, क्षेत्र, वंश, परंपरा आदि बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक ही वर्ग में भी मतभेद संभव हैं। वर्ग में मतभेद संभव हैं। मार्क्स कहते हैं कि जो 2 वर्ग हैं, हैव्स और हैव नॉट्स, उनमें प्रत्येक वर्ग में अपने आप में कठोर आंतरिक एकता पाई जाती है और वो किसी भी रूप से उनमें संघर्ष नहीं होता है, जबकि ये बात हमेशा से सत्य नहीं है। कई बार पूंजीपति अपने आपसी हितों के लिए पूंजीपति से संघर्ष करते हैं, कई बार श्रमिक अपने आपसी हितों के लिए श्रमिकों से संघर्ष करते हैं। वास्तविकता है कि एक आर्थिक वर्ग के सदस्यों में भी संघर्ष और मतभेद पाए जाते हैं। पूंजीपतियों के बीच खुली प्रतियोगिता शोषक वर्ग के आपसी मतभेद और संघर्ष को प्रकट करती है। इसी प्रकार समाजवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी के शुद्धि आंदोलन भी श्रमिक वर्ग के आपसी मतभेद और संघर्षों को प्रकट करते हैं। यह सिद्धांत राष्ट्रीय तत्व की उपेक्षा करता है। राष्ट्रीय तत्व की उपेक्षा। पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य दर्शन राष्ट्रवाद की उपेक्षा ये निश्चित रूप से करता है। वह कहता है कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है या दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये जो नारे हैं, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे पूंजीपति हो, गरीब हो, अमीर हो, उसकी अपनी एक राष्ट्रीयता होती है और उसकी अपनी एक मातृभूमि होती है, जिसके प्रति उसका एक सहज लगाव होता है, उसके प्रति एक सहज सनातन भाव उसमें पाया जाता है। ये तत्व जो हैं उसके इस भाव की उपेक्षा करता है, जिसमें कहीं पर भी राष्ट्रवादी दर्शन जब ये उद्घोषित कर दिया गया कि श्रमिकों का कोई देश नहीं है या दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो इसका अर्थ ये हो गया कि उन्होंने राष्ट्रीय तत्व से ऊपर अपने आर्थिक तत्व को महत्व दिया है, जो कहीं ना कहीं एक अखंड राष्ट्रीयता के खिलाफ के विचार के विपरीत हैं, राष्ट्रीय तत्व की उपेक्षा करता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी वास्तविकता है जिससे स्वयं श्रमिक भी प्रभावित होता है और प्राय ये देखा गया है कि जब किसी राष्ट्र पर संकट आता है तो उसका पूंजीपति वर्ग और उसका श्रमिक वर्ग प्राय परस्पर एकजुट होते हुए देखे जाते हैं और राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिए उनमें बने आर्थिक वर्गों के मतभेद भी प्राय समाप्त होते देखे जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये मान लिया जाए कि श्रमिकों का कोई देश नहीं है या दुनिया के सब मजदूर एक हैं, तो वो राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा करने वाला है, जो किसी भी दृष्टि से मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वीकारणीय नहीं है, क्योंकि श्रमिकों का भी अपनी मातृभूमि से एक सहज स्वाभाविक लगाव होता है और उस पर अगर संकट आता है तो वो पूंजीपतियों के साथ अपना टकराव छोड़कर एकजुट होते देखे गए हैं। तो निश्चित रूप से ये इसकी आलोचना की जा सकती है कि ये राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा करता है। पूंजीवाद के संदर्भ में भी इसकी आलोचना है, वर्ग संघर्ष की। पूंजीवाद के संदर्भ में वर्ग संघर्ष की आलोचना। पूंजीवाद के संदर्भ में वर्ग संघर्ष की आलोचना। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में तीव्र वर्ग संघर्ष की कल्पना की थी और उसका निष्कर्ष था कि संघर्ष में पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग राज्य सत्ता पर अधिकार कर लेगा, किंतु व्यवहार में अभी तक ऐसा पूर्ण रूप से संभव नहीं हुआ है। ऐसा पूर्ण संभव निकट भविष्य में दिखाई भी नहीं देता है। पूंजीवाद ने निजी लाभ के साथ श्रमिक कल्याण का दायित्व भी स्वीकार किया है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है और अनेक विकसित पूंजीवादी देशों में श्रमिकों की संख्या में कमी आई है, जिसकी पूर्ति विकासशील देशों द्वारा की जा रही है। पूंजीवाद अनेक आर्थिक संकटों का मुकाबला करने में सफल हुआ है। पूंजीवादी देशों में श्रमिक कल्याणकारी
योजनाओं के द्वारा श्रमिकों की आर्थिक अवस्थाओं में सुधार हुआ है, जिसके कारण से वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता की बात धीरे धीरे निरुत्साहित होती देखी जा रही है और श्रमिकों का अपने पूंजीपतियों के साथ इतना क्रांतिकारी संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। पूंजीवाद के पतन की जगह उसकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्थाओं होने के बावजूद उतना आर्थिक विकास नहीं हुआ जितना पूंजीवादी व्यवस्थाओं में हुआ और इसी से प्रभावित होकर के सोवियत संघ और पूरी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था का स्थायी pतन भी प्रारंभ हुआ। तो ये बात स्पष्ट करती है कि पूंजीवाद के संदर्भ में भी वर्ग संघर्ष 100% खरा नहीं उतरता है। निष्कर्ष रूप में ये उचित है कि इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की जा सकती हैं और की भी गई हैं, किंतु वर्ग संघर्ष विचारों को पूर्णतः सही नहीं मानते, किंतु अर्ध सत्य अवश्य माना जा सकता है, क्योंकि समाज में हमेशा से विपरीत आर्थिक हितों वाले वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें आपसी संघर्ष होना स्वाभाविक माना जाता है। ये अवश्यंभावी नहीं कह कर के स्वाभाविक कह सकते हैं कि ऐसा संघर्ष हो सकता है, स्वाभाविक है, किंतु ये संघर्ष उस स्तर पर होगा जैसा कि मार्क्स ने कल्पना की है, ये इसमें अतिवादिता है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत इतिहास के अध्ययन में आर्थिक तत्व के महत्व को प्रकट करता है और वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा की समस्त कमियों के बावजूद इस व्यवहारिक राजनीतिक सत्य को प्रकट करता है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का लगातार और अनिवार्य शोषण जारी रहा तो निश्चित रूप से एक क्रूर और अन्यायकारी व्यवस्था के प्रति सैनिकों का विरोध निश्चित रूप से क्रांति को जन्म दे सकता है। ये राजनीतिक सत्य हैं। 19वीं शताब्दी की उग्र क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसंग में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का विशिष्ट महत्व था और उनके इन विचारों ने पूंजीवाद पर निरंतर दबाव बनाए रखने का कार्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद ने श्रमिक वर्ग के कष्टों की ओर ध्यान दिया, उसके कल्याण की योजनाएं क्रियान्वित की। इस प्रकार पूंजीवाद ने स्वयं में संशोधन की प्रक्रिया को अपना लिया और हमें यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर से याद रखनी होगी कि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का समाजवादी विचारक हैं और उस समय जबकि पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर है। भले ही मार्क्स के पूंजीवाद के प्रसंग में वर्ग संघर्ष की अवधारणा का सीमित मात्रा में खंडन हुआ हो, किंतु कुल मिलाकर विश्व व श्रमिक वर्ग का हित ही हुआ है और व्यवहारिक दृष्टि से यही मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक प्रमुख उद्देश्य था। या निश्चित रूप से मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो सफलता है वो इस रूप में देखी जा सकती है। 100% सत्य के रूप में यद्यपि न स्वीकार किया जाए, कमियां होने के बावजूद वर्ग संघर्ष ने समाजवादी व्यवस्था के तहत गरीब वर्ग या शोषित वर्ग जो उन्होंने कहा उसको निश्चित रूप से उसकी कष्टकारी परिस्थितियों में कुछ कमी हुई है और पूंजीवाद ने स्वयं में संशोधन अपनाना स्वीकार किया है और लगातार श्रमिकों को मिलने वाले कष्टों को दूर करने का प्रयास किया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं ने भी आर्थिक व्यवस्थाओं का समायोजन इस प्रकार से करना प्रारंभ किया है जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था के होते हुए भी पूंजीपति और श्रमिकों के बीच खाई बढ़े नहीं और बहुत सारे देशों ने तो इसमें अपने यहाँ संवैधानिक प्रावधान भी किए हैं। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 43A के तहत वर्कर्स और मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन माना गया है। अगर मैनेजमेंट में श्रमिकों की संख्या लिया जाना जो है अनिवार्य बनाने की बात कही गई है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अर्थात मजदूर वर्ग का कार्मिकों का प्रबंधन में पार्टिसिपेशन होना संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ भी किया गया है। बहुत सारे अधिनियम यहाँ पर मजदूरों के व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पारित किए गए हैं। अनिवार्य मजदूरी का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूंजीवाद के स्वप्रेरित संशोधन की तरफ इशारा करती है। यद्यपि स्वप्रेरित नहीं कहा जा सकता क्योंकि मार्क्स ने लगातार
लगातार और लगातार इस व्यवस्था पर दबाव बनाए रखकर अपने इस सिद्धांत के द्वारा अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत बड़ा कदम उनको उठाया और उसके द्वारा उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसका परिणाम आज विश्व के सभी देशों में मजदूरों की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। उनके आर्थिक हितों को सरकारों ने कानूनों के द्वारा सुरक्षित किया है और पूंजीपतियों ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार करना प्रारंभ किया है कि उनके द्वारा कमाए गए लाभ में उन मजदूरों को भी सब मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के श्रम से ही पूंजीपति को लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 100% सही न मानते हुए भी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को पूर्णतः नकार देना उचित नहीं होगा और उस महान प्रतिभाशाली विचारक के कार्यों को सिरे से नकारना उसके प्रति अन्याय होगा, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया जो सिद्धांत हैं वह कहीं न कहीं समाज के एक बहुत बड़े समूह के लिए एक वरदान साबित हुआ है, जिसको आधुनिक व्यवस्था में भी स्वीकारोक्ति प्राप्त हुई है। धन्यवाद।